है तुमने गैर की आंखों में जो बसेरा किया। है तुमने गैर की आंखों में जो बसेरा किया। ये दिल है टूट गया मेरा और वजूद हिला। न तुमसे कोई थी उम्मीद न शिकायत ही। न तुमसे कोई थी उम्मीद न शिकायत ही। न सही जाम मुझको एक घूंट जहर पिला। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त मोनिका अवस्थी एक बार फिर हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है होंगे चुस्त दुरुस्त। इस ढलती शाम की तरह, जिसे कल फिर सवेरे से मिल जाना है, एक दिन फिर रोशन कर जाना है। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है, मैं हमेशा आती हूँ आपके साथ लेखार्चा साझा करने, यानी लेखकों के साथ बहुत गंभीर और बहुत चटपटी चर्चाएं। किंतु हमारा आज का सेशन जिनके साथ है, उनका परिचय अपने आप में बहुत ही ज्यादा बृहद और युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। तो मैं शुरुआत करूंगी यहाँ से कि आप ना सिर्फ लेखन में प्रसिद्ध हैं, बल्कि दूरदर्शन पर धारावाहिक शांति 1994 के लेखक हैं, यानी कि वो धारावाहिक आपने ही रचा है। अमय पिक्चर में आपने नाना पाटेकर के साथ अभिनय भी किया है। बात करें हिंदी की, तो मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर जैसा सम्मानीय सम्मान महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा आपको प्राप्त है। आगे चलूं मैं कहानी संग्रह में, तो बेघर आंखें, काला सागर, बहुत देर हो गई जैसी कई कहानियों के आप रचयिता हैं। अगर बात करें संपादन की, तो प्रवासी देशांतर और पुरवाई जैसी कई पत्रिकाओं का संपादन आपके पिटारे में है। ऐसी कई छोटी बड़ी कविताओं कहानियों के रचयिता हैं जो हमने मूलतः अपने पाठ्यक्रम में पढ़ी हैं। हिंदू इंदु शर्मा अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन के आप यूके में सचिव हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ वृहद है जानने को और समझने को, जो शायद मेरी कम बुद्धिमत्ता या कम दिमाग ना समझ पाए। तो देर ना करते हुए मैं स्वागत करती हूँ तेजेंद्र शर्मा जी का। नमस्कार सर, अनेक अनेक स्वागत आपका लेखार्चा में। नमस्कार मोनिका, और आपके सारे सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार। और अच्छा लग रहा है कि आपके चैनल के माध्यम से आपके सुनने वालों को मैं बातचीत कर पा रहा हूँ। और आपने परिचय दिया, बस एक आध चीज ठीक कर दूं उसमें से कि एक तो इंदु शर्मा कवि सम्मेलन नहीं है, इंदु शर्मा कथा सम्मान है, जो हम पिछले 25 साल से विश्व भर में जो अच्छा कथा लेखन किया जा रहा है उसके लिए देते हैं। और वो मेरी दिवंगत पत्नी के नाम में दिया जाता है। और पिछले 1 साल पहले तक ब्रिटेन की संसद में दिया जाता था, और कोरोना के कारण अब आजकल ऑनलाइन हो रहा है। तो ये थोड़ी सी जो ठीक कर रहा था बता दें। सर, मेरी अगली पंक्ति जो थी वो यही थी कि क्षमा 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 और क्षमा, अगर कहीं आपके परिचय में चूक हो गई हो, क्योंकि सर मैंने जैसा नहीं, वो क्या है कि ये क्योंकि एक फैक्चुअल गलती ऐसी है जो लोगों तक नहीं जानी चाहिए, क्योंकि लोग इसको कवि सम्मेलन समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वरना मेरे बारे में तुम जो भी कहोगी सब ठीक है, क्योंकि लोग गूगल करके पढ़ लेंगे मैंने क्या लिखा है, मुझे क्या मिला है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट था बताना कि भाई कवि सम्मेलन नहीं, ये एक कथा सम्मान है। हाँ सर, हिंदी में आपका योगदान अतुलनीय है, अविस्मरणीय है। सर, कुछ पंक्तियों में आप अपनी यात्रा अगर हमारे साथियों से, हमारे मित्रों से साझा करना चाहें। ये है कि मैं दरअसल स्कूल और कॉलेज लेवल पे हिंदी पढ़ा लिखा हूँ नहीं। मेरी शुरुआती पढ़ाई पंजाबी में हुई थी, गुरमुखी में। फिर 6ठी 7वीं 8वीं में दिल्ली आके हिंदी की पढ़ाई की। उसके बाद साइंस स्टूडेंट हो गए तो वहाँ हिंदी पढ़ते नहीं थे, तो साइंस में हायर सेकेंडरी किया, फिर बीए ऑनर्स इंग्लिश किया, एमए इंग्लिश किया, तो हिंदी एक विषय के तौर पे पढ़ने का मौका मिला नहीं। तो जब पत्नी से शादी हुई मेरी, तो वो एमए हिंदी में थी, पीएचडी कर रही थी। तो उसकी पीएचडी के दौरान मैंने हिंदी के उपन्यास पढ़े, तो मेरी रुचि भी हिंदी लिखने में जागी। उससे पहले मैं अंग्रेजी में लिखा करता था। मैं जब हिंदी की पहली कहानी लिखी तो उससे पहले अंग्रेजी की 2 किताबें मेरी छप चुकी थी।
तो बस एक बार हिंदी में आया तो फिर उसके बाद हिंदी से जुड़ गया, और उसके बाद लगातार जो मेरी पहली कहानी छपी थी हिंदी की, वो आज से 41 साल पहले छपी थी, प्रतिबिंब नाम से, नवभारत टाइम्स में। तो उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता छपता गया, एक्सेप्टेंस मिलती गई और लोग पसंद करने लगे कहानियाँ। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक शांति का सवाल है, उसका मैं अकेला लेखक नहीं था, एक लेखक की टीम थी। तो 3 लोगों की टीम का एक हिस्सा मैं था, तो सबके हिस्से में जो-जो एपिसोड्स आते थे, हम वो लिखा करते थे। तो मैं लीगल सीन्स का एक्सपर्ट ज़्यादा था, तो हर बंदे के हिस्से में कुछ ना कुछ बाँट रखा था। जैसे-जैसे एपिसोड आते थे, जो मेरे लिखे हुए एपिसोड थे, वो ख़ास इसलिए थे कि मैं एयर इंडिया में फ्लाइट पर्सन था, तो देश से बाहर चला जाता था। तो शांति का कोई एपिसोड रोम में लिखा, कोई न्यूयॉर्क में लिखा, कोई टोरंटो में लिखा, और वहाँ से फिर उन दिनों फैक्स किया जाता था। ईमेल वगैरह तो उस टाइम थी नहीं, तो फैक्स करते थे और वो यहाँ पे ले लेते थे। तो कई बार उनको ये मुश्किल होती थी, कोई शब्द नहीं समझ आता था, तो वो फिर वेट करते थे कि सर आएँगे तो फिर उनसे पूछेंगे। तो इस मामले में शांति एक इंटरनेशनल सीरियल भी है, क्योंकि उसकी एपिसोड अलग-अलग शहरों में, अलग-अलग देशों में लिखी गई। यही शायद खूबसूरती है शांति धारावाहिक की कि उसमें इतनी विविधताएँ हैं। आज आपने उसका जो पिटारा है वो खोल दिया कि उसमें इतनी विविधता इसलिए है कि वो अलग-अलग जगह में, अलग-अलग परिवेशों में लिखा गया और फिर फैक्स किया गया। सर एक जो मैं मूल पाठक के स्वरूप में पूछना चाहूँगी, जितना मैंने पढ़ा या समझा है अपनी कम बुद्धि से आपको, मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वारा आपको यह सम्मान मिला। सर ये किस तरीके का सम्मान है? साझा करें हमारे साथ जुड़े लोगों से कि ये किस क्या उसमें योग्यताएँ होनी चाहिए या क्या होना चाहिए? ये वो सम्मान है, जिनकी तर्ज पर भारत में पद्मश्री, पद्म भूषण दिए जाते हैं। वो इन्हीं पर आधारित हैं भारत में। तो ये जो एमबी ही है, ये ब्रिटेन का पद्मश्री है, और ये मेरा भाग्य है, कहूँ कि किस्मत अच्छी है मेरी, कि पहली बार किसी हिंदी के लेखक को हिंदी लेखन के लिए ब्रिटेन की महारानी ने सम्मानित किया है। इससे पहले हिंदी साहित्य को कभी सम्मानित नहीं किया गया था। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये जो सम्मान है, ये मेरा नहीं है, ये पूरे हिंदी जगत का है, क्योंकि हिंदी साहित्य को पहली बार उन लोगों ने इस काबिल समझा कि उसे सम्मानित किया जाए। ये वो लोग हैं जिन्होंने 200 साल हम पे राज किया, और हमारे भारत की सारी भाषाओं को ख़त्म करके हम सबको अंग्रेज़ बना दिया। हम सब अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारी पूरी, मतलब अच्छा स्कूल वो माना जाता है जहाँ का मीडियम ऑफ एजुकेशन अंग्रेज़ी होता है। तो ऐसे लोग जब हिंदी को स्वीकार करते हैं और उसको इस काबिल समझते हैं कि उसको कुछ सम्मानित किया जाए, तो लगता है कि हिंदी की ये बड़ी अचीवमेंट है 21वीं सदी में। हमारे साथ जुड़े हैं अजय गोस्वामी सर। नमस्कार सर, कांग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं। कुसुम गोस्वामी मैडम जो फिलहाल नई वाली हिंदी में बहुत हाथ आजमा रही हैं अपना। अच्छा। शुभांशु मिश्रा जी और विशाल यादव जी। सर भारत में इस समय चल रहा है नई वाली हिंदी, मतलब युवाओं को जिस हिसाब का स्वाद पसंद है, उस स्वाद के हिसाब से लेखक और लेखिकाएं हिंदी परोस रहे हैं। अलग-अलग कहानियां, अलग-अलग माध्यम, जागरूकता फैलाने के। तो उन्हीं में से एक बहुत सुंदर उपन्यास की रचयिता है कुसुम गोस्वामी जी, मेघना की। देखिए क्या है कि हर भाषा में एक्सपेरिमेंटेशन होता रहता है, और जिसमें दम होता है वो बच जाता है। बिल्कुल वरना सर। आप सोचिए कि कितने आंदोलन हुए कहानी में, कितने आंदोलन हुए कविता में, कोई अकविता भी आई थी, अकहानी भी आई थी, मगर बचा वही जो बचने लायक था। तो अब ये है कि
आजकल जब अखबार पढ़ते हैं तो समझ नहीं आती कि कौन सी भाषा का अखबार पढ़ रहे हैं। हम अंग्रेजी के सबसे मुश्किल शब्द भी सीख लेते हैं। अब कितने लोग हैं जिन्हें मालूम होगा क्रिजांथेमम क्या होता है, लेकिन अगर उन्हें क्रिजांथेमम पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ के याद कर लेंगे उसको, ठीक है। जब पहली बार पढ़ेंगे तो मुश्किल तो होगा ना। और ये ऐसे बहुत सारे शब्द हैं अंग्रेजी के जो हमें समझ इसलिए नहीं आते कि जैसे उसमें फिल्मी गाना भी बना है, जो पीयूटी पुट है तो बीयूटी बट है। हम ये भी समझ लेते हैं कि भाई इनको ऐसे बोलना है, हमें कोई मुश्किल नहीं होती। मगर जब हिंदी की बात आती है तो हम कहते हैं कि हिंदी को आसान बनाया जाए। ये क्या होता है मुझे पता नहीं, या तो हिंदी है या तो नहीं है। ये आसान हिंदी क्या होती है और क्यों बनाया जाए? और दूसरी बात ये है, साहित्य एक गंभीर चीज है। साहित्य ठहर के लिखा जाता है। पत्रकारिता और साहित्य में ये फर्क है कि पत्रकारिता की डेडलाइन होती है, साहित्य की नहीं होती है। साहित्य में जितना सहज पके सो मीठा होए। अब क्योंकि हमारे यहाँ कई पीढ़ियां अंग्रेजी में पढ़ रही हैं, उनकी पढ़ाई अंग्रेजी में हुई है, तो उन्हें हिंदी साहित्य से कुछ एलर्जी इसलिए है क्योंकि उन्होंने उस चीज की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। और इसी को कहा जाता है ना तीतर न बटेर, कि भाई या तो हम हिंदी में लिखें या अंग्रेजी में लिखें। अगर हमें हिंदी नहीं समझ में आ रही तो किसने रोका? आप चेतन भगत की तरह लिखिए ना। तो अगर आप में वो सलाहियत नहीं है कि आप चेतन भगत की तरह लिख सकें, तो फिर आप कहें नहीं मैं हिंदी में अंग्रेजी के शब्द यूज करूंगा। वैसे गलत नहीं है, क्योंकि मैं तो निजी तौर पे एक बात कहता हूं, अगर हिंदी में भोजपुरी, अवधी, ब्रिज के शब्द अलाउ किए जा सकते हैं तो अंग्रेजी के क्यों नहीं? क्योंकि बाकी तीनों तो बोलियां हैं। अंग्रेजी तो भारत की संविधान की भाषा है। तो अगर कोई आदमी अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करता है, मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं। लेकिन मैं केवल एक बात कहता हूं कि आप कोई अंग्रेजी का नॉवल देखिए जिसमें कोई भारतीय कैरेक्टर हो, वो चाहे तमिल हो, वो चाहे पंजाबी हो, चाहे गुजराती हो, वो नॉवल में बोलता अंग्रेजी ही है। वो अंग्रेजी का राइटर तमिलियन को या भारतीय किसी भी मूल के व्यक्ति को उसकी भाषा नहीं देता, क्योंकि उसका एक ही सीधा साधा जवाब है, आई एम राइटिंग माई नॉवल इन इंग्लिश, सो माई कैरेक्टर्स विल स्पीक इंग्लिश। वॉट इज इंपॉर्टेंट इज द थॉट, हाउ माई कैरेक्टर थिंक्स, हाउ माई कैरेक्टर बिहेव्स, दैट इज डिफरेंट। बट जहां तक भाषा का सवाल है, क्योंकि मैं अंग्रेजी में उपन्यास लिख रहा हूं तो मेरे सारे कैरेक्टर अंग्रेजी बोलेंगे। और अंग्रेजी की एक खासियत ही है, लिखी हुई अंग्रेजी चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो, चाहे न्यूजीलैंड की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे इंग्लैंड की हो, चाहे भारत की हो, लिखी हुई अंग्रेजी एक ही होती है। हमारे यहाँ है कि आपको रेणु को समझने के लिए एक अलग हिंदी सीखनी पड़ती है, आपको कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा पढ़ने के लिए एक अलग हिंदी सीखनी पड़ती है। तो ये हिंदी में है, ये जो समस्याएं हैं, क्योंकि हम बिल्कुल क्लियर नहीं है कि क्या हम हिंदी को एक अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देना चाहते हैं या नहीं। अब देखिए, एक व्यक्ति रूस में हिंदी सीखता है और उसे हिंदी सिखाई जाती है, मेरे नेत्र सजल हो गए। अब वो आके भारत में जब उसकी आंखों में पानी आए तो वो मोनिका से कहे, मोनिका मेरे नेत्र सजल हो गए, तो मोनिका कहेगी, भाई कौन से प्लेनेट से आए हो, कौन सी भाषा बोलते हो? हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि जो भाषा हम सिखाते हैं उसमें साहित्य नहीं लिखते, और हमारी बोलने वाली हिंदी पे उर्दू का बहुत बड़ा असर है।
इतना ज्यादा असर है कि हम बिना उर्दू के शब्दों के हिंदी बोल ही नहीं सकते। और समस्या हमारी ये है कि उर्दू के शब्द हमें बोलने आते नहीं। हमें ज़, ख़ा, क़ा नहीं आता। हम बाकायदा नहीं कह सकते, हम बाकायदा कहेंगे। हम खबर कहेंगे, खबर नहीं कहेंगे। तो हम उर्दू के शब्दों को हिंदी में घुसा लाए हैं, लेकिन बोलने नहीं आते। अंग्रेजी के शब्द ले आए, हमें अंग्रेजी के शब्द भी बोलने नहीं आते। तो भाषा हमें कोई बोलनी आती ही नहीं। जो जैसा बोल सकता है वैसे बोल देता है। हम लोग बचपन से एक मातृभाषा सीखते हैं, एक हिंदी सीखते हैं, एक अंग्रेजी सीखते हैं, और हमें तीनों भाषाएं नहीं आती। ना मातृभाषा आती है, ना हिंदी आती है, ना अंग्रेजी आती है, और उसका घालमेल करते रहते हैं। तलफ़्फ़ुज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी भाषा बोलें, जब आप हिंदी बोलें तो वो हिंदी लगे, आप उर्दू बोलें तो उर्दू लगे, और जब अंग्रेजी बोलें तो अंग्रेजी लगे। और अगर आप इस तरह से बोलेंगे, ऐसा लिखेंगे, तो अपने आप भाषा ठीक बनेगी। सॉरी, मैं ज़्यादा बोल गया। सर आप क्षमा मत मांगिए, हम धन्य हो रहे हैं आपसे इतनी बारीकियां सुनकर और जानकर। कुसुम जी आपकी बात से सहृदय सहमत हैं। हिंदी में बहुत विविधताएं हैं। अदिति वर्मा जी वेलकम कह रही हैं आपको। मधु मेहता जी कह रही हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जो इन बातों से मुझे एक सार समझ में आया है वो ये है कि वास्तविकता यही है कि हम सब में कच्चे हैं, थोड़े थोड़े, पक्के किसी एक में भी नहीं। आप मतलब जैसे जिस कहना चाहिए प्रायोजन को मैं फॉलो करती हूँ। हम लोग बुंदेलखंडी से आते हैं, हम जिस तरह क्षेत्र में रहते हैं, शायद आपने सुना हो ना सुना हो मुझे नहीं पता। मैं सुन रखा है। बुंदेलखंड तो तो ये सबको पता वास्तविकता है। है, और मैं अपनी गलती अपने मुंह से स्वीकारती हूँ। ये वास्तविकता है कि मुझे अभी बुंदेली भी पूरी तरीके से नहीं आती। बात करें क्लिष्ट हिंदी की, वो मुझे नहीं आती। और अगर मुझे किसी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड प्रोफेसर या नोवेलिस्ट के सामने खड़ा कर दिया जाए तो शायद मैं इंग्लिश में भी कमजोर ही हो जाऊंगी। तो ये 100% मैं सहमति देती हूँ आपकी बात को। और ये शायद मैं अगर लोग जुड़े हैं, युवा जुड़े हैं और किशोर अवस्था के लोग जुड़े हैं हमसे, तो बहुत गहन बात है जो बहुत सरलता से आपको सुनने मिल रही है। बहुत गहन और बहुत जानकारी वाली बात है कि हम किसी एक में भी पक्के नहीं हैं, और वो बहुत सरलता से आपको सरल भारत के माध्यम से सुनने मिल रही है, माननीय सर से, आदरणीय सर से। सर मेरा जो मैं बात आगे बढ़ाऊंगी, सर ये बहुत बड़ी बात बोल दी तो मैं तो एकदम झकझोर गई, मैं सुन रही थी बस आपकी बात। सर एक मिला था स्वामी विवेकानंद जी को शिकागो सम्मेलन में, एक बार उन्हें जो है सम्मानित किया था। सर एक बार मेंबर ऑफ ब्रिटिश जो आपको मिला है, MBE है, तो सर मुझे ये क्या उसी के समतुल्य है, ऐसा कुछ है, मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर? क्योंकि ये शायद मैंने आपके ही उसमें पढ़ा है, इतना बड़ा पुरस्कार, इतनी बड़ी उपलब्धता, एक उन्होंने नाम रोशन किया था विदेश में हमारा, एक आप आदरणीय हैं हमारे सामने। देखिए, स्वामी विवेकानंद के मुकाबले तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि वो तो एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने जीवन को समझा। हाँ, मैं ये ज़रूर करता हूँ कि अपनी समझ के हिसाब से जीवन को इंटरप्रेट करता हूँ। मुझे ये लगता है कि क्योंकि मैं कभी केवल इंडियन नहीं था। मैं जब भारत में रहता था तो एयर इंडियन था। तो एयर इंडिया की नौकरी थी, और विदेश जाना मेरा काम था, लोगों को ले लाना और ले जाना। मैं फ्लाइट पर्सन था। तो मेरे सामने पूरी दुनिया जो थी, जैसे एक शहर था। मैं एक दिन बॉम्बे में हूँ, दूसरे दिन कुवैत में हूँ, तीसरे दिन लंदन में हूँ, चौथे दिन न्यूयॉर्क में हूँ, किसी दिन जो जापान में हूँ, तो थाईलैंड में हूँ, तो हांगकांग में हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तो अफ्रीका में हूँ। मैंने ये सब जाके देखा है। जो लोग मार्क्सवाद की बात करते हैं भारत में, उन्होंने मार्क्सवादी देश देखे नहीं हैं। मैंने रूस और चीन देखे हैं। वहां जाके लोगों से बातचीत की है। लोग बात करते हैं उपनिवेशवाद की, वो ना कभी अमेरिका गए हैं, ना फ्रांस गए हैं, ना इंग्लैंड गए हैं। मैं इन सब जगह गया हूं। तो मैं ये समझता हूं कि जीवन दो तरह का होता है। एक वो जो हम समझते हैं कि हम हैं,
और एक वो जो हम होते हैं, और जो हम समझते हैं कि हम हैं, अगर उसके 25% वैसे हो जाएं तो दुनिया जीने लायक हो जाए। ये अपने बारे में हमें इतनी गलत फहमियां होती हैं कि मैं तो जी ऐसा हूं, मैं तो ऐसे करता हूं, मैं तो ऐसे करती हूं, ये तो मैं कर ही नहीं सकती। और फिर हम आजकल तो बड़ा रिवाज चल गया है फेसबुक पे पोस्ट डालने का। ऐसे लोग भी होते हैं जो ये करते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो पीठ के पीछे छुरा घोंपते हैं। ये ऐसा लिख दिया जाएगा, एक पोस्ट डाल दी जाएगी। बात ये है कि ये बहुत पुरानी कहावत है कि जब हम किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो 3 अपनी तरफ करते हैं। तो वो 3 हमारी तरफ भी तो देख रही होती है ना, कि क्या कर रहे हो तुम? तो हम ये कहते हैं कि अगर आप जो औरों में चाहते हैं, अगर वो अपने में पैदा कर लें, सब लोग ये सिस्टम बना लें कि जो मैं चाहता हूं कि दूसरे मेरे साथ करें, मैं दूसरों के साथ वैसा करना शुरू कर दूं, तो अपने आप दुनिया बदलनी शुरू होगी। और ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू हो जाएगा। चाहे वो निजी रिश्ते हों, चाहे वो पॉलिटिकल रिश्ते हों, चाहे वो देशों के रिश्ते हों। अगर हम सब लोग सच्चे मन से इन चीज़ों को लागू करना चाहें अपने जीवन में, कि जैसा हम चाहते हैं कि दूसरे हमसे व्यवहार करें, वैसा हम उनसे करना शुरू कर दें, तो जीवन जीने लायक हो जाएगा। ये जो थ्योरी है, ये मेरे कैरेक्टर्स भी समझते हैं, ये मेरी घटनाएँ भी समझती हैं। और मैंने ये देखा है कि जितने पुराने देखिए, सारी पुरानी सभ्यताएँ मिट चुकी हैं। केवल और केवल जो हिंदुइज़्म है, जो इंडस वैली की सिविलाइज़ेशन है, वो बच गया है। ग्रीक खत्म हो गए, लैटिन खत्म हो गए, मेसोपोटामिया खत्म हो गया, मेक्सिको खत्म हो गया, सब खत्म हो, इजिप्शियन, सब बदल गया। अगर कोई बचा है तो केवल ये क्षेत्र बचा है जहाँ पे आज तक, लेकिन हुआ क्या है, हम लोग प्राइड फील करते हैं अपने पास्ट में, क्रिटिसाइज़ करते हैं प्रेज़ेंट को, फ़ायदे सारे प्रेज़ेंट के उठाना चाहते हैं। बाज़ारवाद बुरी चीज़ है, मगर स्ट्रीम यार्ड पे हम इंटरव्यू करेंगे। भाई ये स्ट्रीम यार्ड जो है, ये भी तो बाज़ारवाद ने बनाया है। ये ज़ूम भी तो बाज़ारवाद ने बनाया है। ये व्हाट्सएप भी बाज़ारवाद ने बनाया और फेसबुक भी उन्होंने बनाया है। तो हम उसका फ़ायदा तो उठाएँगे, लेकिन बुराई करेंगे कि जी ये ग्लोबलाइज़ेशन जो है बड़ी खराब है और लोगों के दिल ऐसे हो गए। भाई दिल खराब कब नहीं थे? ये जो इंसानों में कमज़ोरियाँ हैं, क्या महाभारत काल में नहीं थी? क्या उस समय लोग झूठ नहीं बोलते थे? क्या उस समय लोग धोखा नहीं देते थे? क्या उस समय लोग दूसरे के हक पे डाका नहीं डालते थे? क्या उस समय लोग बिना शादी के प्रेग्नेंट नहीं होते थे? सब कुछ होता था। मगर हम उसमें तो करेंगे प्राउड फील कि अरे हमारा क्या कल्चर था, हमारा क्या। भाई मेरे दादाजी नवाब थे, लेकिन मैं लखनऊ स्टेशन पे कुली हूँ। उसका मुझे क्या फ़ायदा है दादाजी के नवाब होने का? हमें ये देखना है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने ये बदलाव पिछले 40 साल में देखा है। जब हम 1977 में पहली बार मैं बाहर गया था, तो जो हमारा शेर वाला पासपोर्ट है ना, नीले रंग का, उसको दिखाते हुए शर्म आती थी, क्योंकि हर बड़ा देश हमें शक की निगाह से देखता था। आज स्थिति ये है कि आप अगर ब्रिटेन में, यूरोप में, अमेरिका में कहते हैं कि आप भारत से हैं, तो आपको सम्मान से देखा जाता है, आपसे इज़्ज़त से बात की जाती है। और जो मेरे साथ कलीग्स काम करते हैं, वो तो जो उनका सेंटेंस होता है, "ओह! यू आर एन इंडियन, यू मस्ट बी ब्लडी रिच।" ये हमारी इमेज है कि फ्रांस में, यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका में जो इंडियन है, उसे तो अमीर होना ही है, क्योंकि वो इंडियन है।
और 1960 में ये होता था कि अगर कोई कार में दिखाई देता था इंडियन, तो कहा जाता था कि या तो ये कोई प्रिंस है या हाई कमीशन का एम्प्लॉय है, इसके पास कार कैसे हो सकती है अदरवाइज। और आज अगर किसी इंडियन के पास एक ही कार है, तो वो कहते हैं यार ये कैसा इंडियन है, इसके पास एक ही कार है। इतनी तरक्की की है हमने। आज दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसकी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियंस ना हो, चाहे वो अमेरिका है चाहे यूके है। हमारी ब्रिटेन की पूरी जो मेडिकल जो हॉस्पिटल्स हैं वो सब इंडियंस की वजह से चल रहे हैं। तो हम लोगों ने जो ये तरक्की की है, इसके बारे में प्राउड फील करिए। हम क्या थे, वो तो थे ना, जो हम आज हैं और जो इससे बेहतर हो सकते हैं। वो कई बार एक कार्टून सा आता है व्हाट्सएप पे कि इंडियन क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं और नीचे कैप्शन दिया हुआ है, ये बच्चे भारत में इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं ताकि कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड अच्छी तरह चल सके। क्योंकि कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड हिंदुस्तानियों की वजह से ही चल रहे हैं। तो ये हम लोगों की जो वर्तमान अचीवमेंट्स हैं, जो हमारे सिनेमा को ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिल रही है, ये हमारी अचीवमेंट्स है। चाहे ये बाजारवाद है, चाहे ये ग्लोबलाइजेशन है, चाहे कुछ भी है, लेकिन इससे भारत को एक इज्जत मिल रही है। तो मुझे ये लगता है कि हमें केवल और केवल अपनी परंपराओं का ग्रेट बखान करने के अलावा ये भी देखना है कि आज के वैश्विक परिदृश्य में हम हैं कहां। इस बात पे सर मैं सिर्फ एक बात कहूंगी। मैं आती हूँ आप लोगों से चर्चा करने, लेखार्चा करने, बात करने, अलग अलग प्रश्न लेकर। आप लोगों की सादगी, आप लोगों का ज्ञान इतना वृहद है कि मैं वहीं कहीं खो जाती हूँ। मैं सिर्फ पाठक के स्वरूप में, मैं श्रोता के स्वरूप में सुनती हूँ आप लोगों को और धन्य होती हूँ सुनकर। जैसे आपने बात की महाभारत के समय भी छल होता था, आज भी आपने बहुत बहुत गंभीर बातें की। और ये जो युवा इस सेशन से जुड़े हैं या जो इसे बाद में देखेंगे, ये उनके लिए वास्तव में प्रेरणा स्रोत है। मतलब ये 1% भी ऐसी बात नहीं है कि आप जुड़े या देखें, कोई जबरदस्ती है। पर आप इसके अगर 5 मिनट भी सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, आत्मसार करते हैं, तो ये एक प्रेरणा स्रोत बात है। और ये बातें आपको शायद फिर कहीं सुनने नहीं मिलेंगी, इतनी सादगी के साथ, इतनी शांति के साथ कोई और नहीं समझाएगा आपको। सर बहुत खूबसूरत। और आपने जैसे कहा महाभारत में ऐसा होता था, तो सर मैं ये कहूंगी इस बात में कि महाभारत में फिर कर्मों की सजा तो मिली। मतलब सर मैं जो हूँ वो कर्मा पे बिलीव करती हूँ, कर्मा पे बैक। तो आज की जो जनरेशन है, प्रोजेनी है, उनको ये समझना चाहिए हमारे मूल ग्रंथों से भी कि जब वहां इतने बलशालियों की नहीं चली, तो अब हम तो तुच्छ इंसान हैं। जहां वो भगवान स्वरूप थे उनकी नहीं चली, और उन्हें भी अपने कर्मों का जो था प्रताप और पुण्य प्रताप दोनों मिले। पुण्य भी मिला, जो जिसने पाप किया उसे पाप भी मिला। तो अब हमारी तो और नहीं चलनी है। तो आपने बहुत अच्छी बातें कही कि जैसा आचरण हम सोचते हैं उसका 1% भी अगर हम अपने आप में उतार लें तो हम बहुत कुछ बन जाएंगे। सर बातों को आगे बढ़ाती हूँ मैं, बहुत लोगों के प्रश्न लगातार आ रहे हैं, पहले मैं उनके प्रश्न ले लूं। अदिति वर्मा जी पूछ रही हैं, आप फॉरेन कंट्रीज घूमे हैं बहुत सारी, तो वहां पर हिंदी की क्या स्थिति है? दरअसल क्या है कि एक और प्रश्न मैं ऐड कर दूंगी इसी में। निष्ठा गुप्ता जी कह रही हैं कि इतनी कंट्रीज को कवर किया है, सबसे अच्छा रिस्पांस कहाँ से मिला? तो इन दोनों का एक आप म्यूचुअल जवाब दे दीजिए। देखिए, जहां तक तो हिंदी का सवाल है, हिंदी की स्थिति भारत में जैसी है उससे बेहतर तो कहीं हो नहीं सकती। और भारत में स्थिति ये है कि जब मैं भारत आता हूं और यंगस्टर्स से हिंदी में बात करता हूं तो मुझे अंग्रेजी में जवाब देते हैं। तो उनको लगता है कि ये इंग्लैंड से आया है तो इसके साथ अंग्रेजी में बात की जाए। जब
हमारे यहाँ से कोई अधिकारी किसी कॉरपोरेट सेक्टर का 3 महीने का हिंदी का कोर्स करके जाता है कि भारत में जाके उसे लोगों से बातचीत करने में, समझने में आसानी होगी, तो वो वापस कभी आता है तो कहता है, यार इट वाज ए वेस्ट ऑफ टाइम। एवरीबॉडी स्पीक्स इंग्लिश इन इंडिया, वेयर इज द नीड टू लर्न हिंदी। भारत को स्वतंत्र हुए 75 साल होने वाले हैं। आज तक हिंदी भारत की संसद की भाषा नहीं बन पाई। जो पहली भाषा है वो आज भी अंग्रेजी है, पहली भाषा हिंदी नहीं है। हम भारत को संसद की पहली भाषा नहीं बना पाए, मगर हमने उसको संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाना है। क्यों बनाना है भाई? उससे क्या हासिल होगा? हम अपने यहाँ तो वो कहते हैं ना, फर्स्ट पुट योर हाउस इन ऑर्डर, देन टॉक ऑफ अदर प्लेसेस। तो जहां आलू प्याज भी हिंदी में नहीं खरीदे जाते, अंग्रेजी में खरीदे जाते हैं, या रशियन में खरीदे जाते हैं, या फ्रेंच में खरीदे जाते हैं, उनसे मैं पूछूं, भाई साहब हिंदी का क्या हाल है? तो ये सवाल जो है, हमें पहले मैंने कहा ना, अपने आप से पूछना चाहिए हम क्या हैं। तो जहां तक हिंदी का सवाल है, हिंदी विदेशों में सिनेमा के जरिए पहुंच रही है। साहित्य जो है ना, ये अपनी नेचर में एलिटिस्ट है, क्योंकि साहित्य की पहली शर्त है कि आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए। तो आप पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो साहित्य पढ़ेंगे। सिनेमा के लिए ऐसी कोई जरूरत है नहीं। आप देखते हैं, बहुत सी चीजें विजुअली समझ जाते हैं, बहुत सी चीजें बोली से समझ जाते हैं, चाहे आपको लिखनी आती है या पढ़नी आती है, नहीं फर्क पड़ता उससे। और सिनेमा की वजह से, देखिए, पहला हिंदी सिनेमा जो सही मायने में इंटरनेशनली पॉपुलर हुआ, वो राज कपूर की फिल्म थी 1951 की आवारा। तो आवारा से ऐसा हुआ कि भारतीय सिनेमा ने विदेशों में कदम रखा, और राज कपूर रशिया में, चाइना में, तुर्की में, यूरोप में बहुत पॉपुलर हो गए थे। और उसके बाद काफी अरसे तक राज कपूर ही इंडिया को रिप्रेजेंट करते रहे। फिर एक टाइम आया कि मिठुन चक्रवर्ती, फिर उसके साथ अमिताभ बच्चन, और अब ये शाहरुख खान एंड कंपनी। तो इन सब लोगों ने अपनी जो सिनेमा को इंटरनेशनलाइज कर लिया है। जो आमिर खान की फिल्म दंगल है, उसने सबसे ज्यादा पैसे चीन में कमाए, भारत से भी ज्यादा। तो सिनेमा हमारे कल्चर को चाहे मिसरिप्रेजेंट करता है, चाहे प्रेजेंट करता है, लेकिन करता है। ये एक सच्चाई है। और हमारे सिनेमा की सबसे बड़ी बात यह है कि जो विदेशी हैं, वो हमारे उस सिनेमा को कैसे लेते हैं। जर्मनी के एम्बेसडर जो थे, वो भी वापस चले गए हैं। उन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर शाहरुख खान के एक गाने पे एक वीडियो बनाया, और कल हो न हो। और उसमें शाहरुख खान का रोल खुद किया, प्रीति जिंटा का अपनी वाइफ को दिया, और सैफ अली खान का रोल दिया, ये जो हमारे विदेश मंत्री थे, कांग्रेस के जमाने में थे, तो उन्होंने सैफ अली खान का रोल किया। अब वो पूरा वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है। आप अगर टाइप करें जर्मन एम्बेसडर सिंगिंग बॉलीवुड सॉन्ग, तो वो आपको पूरा मिल जाएगा कि वो उसमें बाकायदा वो शाहरुख खान की तरह सफेद टॉप और सफेद पैंट पहने हुए उसी तरह खड़े हुए हैं, और वैसे ही वो एक्टिंग कर रहे हैं। तो हिंदी बिना किसी सरकारी कंट्रीब्यूशन के अपने आप सिनेमा के थ्रू, या हम जैसे पागलों के थ्रू, जैसे हम जैसे पागल बहुत सारे हैं जो घर फूंक के तमाशा देखते हैं। हम लोग हिंदी के कार्यक्रम करते हैं, जैसे
हमारी संस्था कथा यूके ने लगातार ब्रिटेन की संसद में हिंदी साहित्य के कार्यक्रम आयोजित किए। इसी तरह और भी संस्थाएं करती हैं। तो हम लोग हिंदी के कवि सम्मेलन भी कराते हैं। इंग्लैंड में हाई कमीशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। वो भारत से आईसीसीआर के जरिए कवियों को बुलाते हैं, फिर ब्रिटेन के 15 शहरों में उनसे कविता पाठ कराते हैं। और ऐसी कुछ संस्थाएं अमेरिका में हैं प्राइवेटली, जो कवियों को बुलाती हैं और वहां पूरे अमेरिका में उनका ट्रिप होता है। ये सब एफर्ट्स हैं कि जिससे हिंदी पहुंचे। और क्योंकि प्रवासी बहुत सारे सेटल्ड है पूरी दुनिया में, तो उनकी वजह से हिंदी का इस्तेमाल वहां होता है। और चाहे कोई बंगाली है, गुजराती है, पंजाबी है, वो सिनेमा तो हिंदी वाला ही देखता है, उससे उसको खुशी मिलती है। तो ये हिंदी की स्थिति है। हाँ, हिंदी की स्थिति ब्रिटेन में गड़बड़ा गई थी, इसलिए कि 1985-90 तक हिंदी स्कूलों में पढ़ाई जाती थी और ऑप्शन ये थी कि या तो आप हिंदी ले लें और या फिर आप कोई और यूरोपियन लैंग्वेज ले लें। तो भारतीय माता पिता सोचते थे अगर बच्चा जर्मन ले लेगा, फ्रेंच ले लेगा, तो कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, यूरोप में कहीं चला जाएगा। तो वो बच्चों को हिंदी पढ़ाते नहीं थे। तो टीचर होते थे, क्लास होती थी, स्टूडेंट नहीं होते थे। तो आहिस्ता-आहिस्ता अंग्रेज ने सोचा भाई मैं टीचर क्यों अपॉइंट कर रहा हूँ? पढ़ने वाला तो कोई आ नहीं रहा। तो ये किया गया कि हिंदी की जगह एक नया फॉर्मूला बना, जिसे मातृभाषा फॉर्मूला कहा गया। अब मातृभाषा में ये है कि ब्रिटेन में या तो गुजराती है या तो पंजाबी है। जब उनसे कॉलम भरने को कहा जाता है तो वो लिखते हैं मदर टंग पंजाबी, मदर टंग गुजराती, चाहे वो बोल ना पाए। क्योंकि जो थर्ड जनरेशन के बच्चे हैं उनको ना तो पंजाबी आती है ना गुजराती आती है, वो समझ लेते हैं, वो जवाब अंग्रेजी में ही देते हैं। तो हिंदी क्योंकि किसी की मातृभाषा नहीं, जो लोग विदेशों में हैं उनमें हिंदी मातृभाषा वाले बहुत कम लोग हैं। हमारे भारत से ज्यादा लोग जो बाहर गए हैं वो या तो पंजाबी हैं, गुजराती हैं, सिंधी हैं, या फिर डाउन साउथ से गल्फ में गए, या नीचे सिंगापुर मलेशिया में भी बहुत सारे तमिलियंस हैं। तो हिंदी एक्सपोर्ट प्रवासियों के साथ हो नहीं पाई उस तरह से, क्योंकि जो हिंदी सिनेमा भी हिट होता है, हिंदी की कॉमेडी के नाटक भी हिट होते हैं, तो देखते तो पंजाबी या गुजराती हैं। तो इसलिए हिंदी सरवाइव कर रही है इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स। जितने भी ऑड्स उसके अगेंस्ट हैं, फिर भी हिंदी सरवाइव कर रही है। जहां तक मुझे शहर पसंद होने की बात है, कहा जाता है कि जब आप एक बार मुंबई में रह लेते हैं तो आपको मुंबई के अलावा कोई शहर पसंद नहीं आता। तो मैं ओरिजिनली 22 साल बॉम्बे में रहा, तो बॉम्बे ग्रू ऑन मी। और पहले बहुत लड़ाई होती थी कि क्योंकि मैं दिल्ली वाला था, तो दिल्ली के लिए बहुत लड़ाइयाँ करता था कि दिल्ली बेटर है और बॉम्बे बेटर है, इस तरह से बहुत लड़ाई होती थी। जब बॉम्बे वाला हो गया मैं, तो फिर लंदन आ गया। तो अब आहिस्ता आहिस्ता लंदन मेरे पे ग्रो कर गया। अब अपनी सारी कमियों के बावजूद मैं रह सिर्फ लंदन में सकता, मैं और किसी शहर में नहीं रह सकता। मैं ब्रिटेन के भी किसी और शहर में नहीं रह सकता, क्योंकि मैं पूरा का पूरा शहरी प्रोडक्ट हूं। मेरा जो पूरा जीवन है ऐसे है कि 20 साल दिल्ली, 20 साल बॉम्बे, 20 साल लंदन। तो इस तरह से बटा हुआ है कि मैं पूरे का पूरा शहरी प्रोडक्ट हूं। इसीलिए मेरी कहानियों में गांव बहुत रेयरली आता है, क्योंकि गांव से मेरा इंटरेक्शन है नहीं। और अगर मैं गांव पर कहानियां लिखने की कोशिश भी करूंगा
तो वो सच्चा वाला सच नहीं होगा, झूठा सच होगा। तो मैं शहरों में ही रह सकता हूँ, चाहे वहाँ गंदगी है, चाहे वहाँ पॉपुलेशन है, चाहे वहाँ कोई भी दिक्कत है, मगर मैं रह शहर में ही सकता हूँ, और अब तो केवल लंदन शहर में। बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा और दीर्घ उत्तर दिया आपने, पूरा समझा के। सबसे रोचक मुझे लगा कि पहले मैं दिल्ली पे था तो दिल्ली की तरफ लड़ता था, अब मुंबई। सर इसके लिए एक लाइन है, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, सही। कि गुजराती बंगला सब हम में ही समाहित है, हम हिंदुस्तानी है। इसका इतना सा जवाब हो। सर अगला जो मेरा, मैं इस बात को चर्चा को आगे ले जाऊंगी। आपकी बहुत सारी कहानियां जो हैं वो पाठ्यक्रमों में शामिल हैं, जैसे कि कब्र का मुनाफा मुंबई विश्वविद्यालय में शामिल है, पासपोर्ट के रंग गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में शामिल है। इसके अलावा अभिशप्त भी आपकी जो है वो भी पाठ्यक्रम में शामिल है। क्या कैसे इस दिशा की ओर बढ़े आप? और चूंकि आप मूल स्वरूप में जो थे वो दिल्ली पंजाबी थे, फिर आपने दिल्ली से स्नातकोत्तर किया अपना अंग्रेजी में, मतलब आपने विशिष्टता हासिल की अंग्रेजी में, कंप्यूटर में डिप्लोमा किया, और फिर हिंदी इतनी खूबसूरत रूप से व्याख्यान करना लिखना कि वो पाठ्यक्रम में शामिल हो रहा है। सर ये इसको थोड़ा सा अगर आप इस तरफ प्रकाश डाल पाए तो। दरअसल क्या है कि भारत के बाहर जो हिंदी लिखी जा रही है, उसके अगेंस्ट जैसे अ, कोई स्कीमिंग सी थी कि उसको 2M दर्जे का घोषित कर दिया जाए। ये एक अभियान था कि प्रवासी हिंदी साहित्य कहा गया पहले तो उसे, और फिर कहा कि प्रवासी साहित्य जो है वो 2M दर्जे का होता है। तो कथा यूके हमारी संस्था है, उसके माध्यम से मैंने एक बाकायदा मुहिम चलाई, और जो हमारा भारत के बाहर का लेखन है, जिसमें ब्रिटेन में बहुत अच्छे-अच्छे लेखक हैं, जैसे ज़किया ज़ुबैरी है, उषा वर्मा है, उषा राजे सक्सेना है, अरुण सबरवाल है, अ, उम, महेंद्र देवेसर, गौतम सचदेव, ये सब लोग, नीना पॉल, ये इतने लोग हैं जिन्होंने, और जया आजकल जया वर्मा अच्छी कविताएँ लिखती हैं। तो ये इतने सारे लोग हैं जो कब से लिख रहे हैं। इसी तरह अमेरिका में है, जो उषा प्रेमवदा, सुषम बेदी, सुधा ओम ढींगरा, ये सब लोग कब से लिख रहे हैं। तो मेरा मानना ये था कि आप बिना पढ़े इसे खारिज ना करें। आप पढ़िए और फिर बताइए इसमें कमजोरी क्या है। अब देखिए, हम लोगों का ये कंट्रीब्यूशन तो मानना पड़ेगा लोगों को कि हमने हिंदी साहित्य को कुछ नए थीम, कुछ नए तरह के कैरेक्टर्स दिए, क्योंकि जो कुछ टेम्स नदी के किनारे होता है, वो गंगा नदी के किनारे तो हो नहीं सकता। चाहे हम गंगा नदी के किनारे को मिस करें, मगर हमारी कहानियों में अगर टेम्स नदी का किनारा नहीं आएगा, तो हमारा लेखन ऑथेंटिक कैसे बनेगा? समस्या क्या होती है कि जब कोई भारतीय, लेट्स से 1980 में भारत छोड़ के आ गया, 20 साल के बाद उसके दिमाग में वही भारत है जो उसने 20 साल पहले छोड़ा था। इस बीच भारत बहुत बदल गया। जब वो वापस जाता है 20 साल के बाद, तो उसे कल्चरल शॉक वैसे ही लगता है जैसे 20 साल पहले भारत से विदेश में आके विदेश में कल्चरल शॉक लगा था। क्योंकि अब जैसे मैं हूं, मैंने जो पिछले 23 साल लंदन में बिताए हैं, मुझे जो टुच्चा भ्रष्टाचार है वो समझ में नहीं आता। जो छोटे-छोटे चीज़ों का भ्रष्टाचार है ना, कि जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हैं, इतनी रिश्वत दे दो, तो बन जाएगा। अगर इतने पैसे दे दोगे तो मरे हुए आदमी का भी बन जाएगा। ये जो भारत में हो सकता है वो यहाँ नहीं होता। जैसे वहाँ हर राजनीतिज्ञ के पास एक लाल बत्ती वाली गाड़ी होती है।
हमारे मिनिस्टर और एमपीज ये सब अंडरग्राउंड मेट्रो से ट्रेवल करते हैं। वो अपनी लाल बत्ती वाली कोई गाड़ी उनकी नहीं होती। सर मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी, शायद कुछ तकनीकी समस्या हो रही है। मैं सर थोड़ा आप इसको मुझे सुन नजदीक, पा रहे हैं? हाँ हाँ, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। जी हाँ सर। अब कुछ आवाज में फर्क पड़ रहा है क्या? सर बहुत धीमी सी आ रही है, पर आ रही है। शायद कुछ तकनीकी समस्या है। खैर, सर मैं अगला अपनी बात जो है वो इस तरीके से रखूंगी, एक अगर आप सेकंड, मुझे सुन पा। कैन यू हियर मी नाउ? हेलो? सर बहुत स्लाइट, लेकिन सर शायद आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं। मैं सुन पा रहा हूँ। जी हाँ सर, तो मैं अपनी बात इन पंक्तियों से रखूंगी कि बहुत दिनों से मुझे अपने से यह शिकायत है। बहुत दिनों से मुझे अपने से यह शिकायत है, वो भोर का सूरज, वो भोर का सूरज, वो बैलों की घंटियां, वो लहलहाते सपनों, वो लहलहाती सरसों, अब मेरे सपनों की चादर को छेद नहीं पाते, और मैं सोचने पर विवश हो जाता हूँ, शायद इस महानगर की रेल पेल ने मेरे गांव की याद को ढक लिया है। सर आपकी इन पंक्तियों में जो आपका दुलार है, प्रेम है, लगाव है मातृभूमि के प्रति, वो झलकता है। क्योंकि आप पंजाब से हैं, फिर बहुत दूर निवास है आपका। तो सर बताएं आप किस तरीके से आपने कब इसे लिखा, और कितना आप जुड़े हैं इन मूल प्राकृतिक संसाधनों से, प्राकृतिक चीजों से। दरअसल क्या है कि भारत में भी जो लोग हिंदी में लिखते हैं जी वो लोग अपने जिस शहर में लिख रहे हैं वहां के हैं नहीं। कोई आजमगढ़ से दिल्ली आया है, कोई लुधियाने से बॉम्बे आया है, कोई सुल्तानपुर से आया है, और वो भी जब लिखते हैं तो नॉस्टैल्जिया जरूर लिखते हैं कि मेरे गांव के पीपल, और पीपल के नीचे उसकी जो पंचायत, और पंचायत के साथ वो सारा गोबर और वो सब, उसके बारे में लिखते हैं। तो मेरा वही जो मैंने कहा कि अगर मैं अब गंगा के बारे में लिखूंगा तो गंगा को देखे हुए 30 साल हो गए। 30 साल में गंगा में क्या बदल गया है मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा। तो इसी तरह से आज मैं लिख रहा हूं तो टेम्स के बारे में लिख रहा हूं। मैंने इस शहर को अपना लिया है तो मैं इस शहर को दुनिया के सामने रख रहा हूं। वेरएज भारत में जो आदमी बॉम्बे में रह रहा है 30 साल से, वो लिख रहा है अपने गांव के बारे में ही। तो 30 साल बॉम्बे में झक मारी क्या? बॉम्बे में कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दी जिस पर लिखा जा सके। जो वर्तमान है उससे जूझने की लेखक को बहुत जरूरत है। वर्तमान से जब तक नहीं जूझोगे तब तक आप कैसे ऐसा लेखन दे पाओगे जो आज के जीवन को इंटरप्रेट करे। बिल्कुल। तो अगर आप यादों को हमेशा लिखोगे तो आप नॉस्टैल्जिक होके लिखोगे, है ना? तो आज के जीवन को जहां मैं रह रहा हूं, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा अपनी कुछ कहानियों का एग्जाम्पल देता हूं कि कब्र का मुनाफा जो कहानी है वो एक ऐसे बाजारवाद से डील करती है जहां कब्रिस्तान में एक 5 स्टार एरिया है जिसमें कुछ अमीर लोगों ने अपनी कब्रें बुक कर ली हैं मरने से पहले, और वो ये चाहते हैं कि मरने के बाद अपने जैसे लोगों में जिए, कि मैं किसी धोबी या प्लम्बर के साथ ना लेटूं, मैं अपने लेवल के बंदे के साथ लेटूं। अब ये एक सोच है। तो अगर मैं ये थीम हिंदी साहित्य को दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं यहां के जीवन को देख रहा हूं। लाश का मेकअप एक पूरी इंडस्ट्री है, क्योंकि लोग तो आखिरी शक्ल याद रखेंगे ना। अब आपकी एक्सीडेंट से मौत हो गई तो वो आपका चेहरा रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे उसी वक्त।
कि आप बड़े हैंडसम लगे, दूल्हा लगे, वो एक 70 साल की औरत को भी दुल्हन की तरह मेकअप कर देंगे। ये पूरा लाश का मेकअप एक पूरी इंडस्ट्री है। तो अगर मैं ये यहाँ देख रहा हूँ और मैं इसकी जगह लिखूं कि पंजाब के मेरे गांव में वो खेत काट लिया उसने और उसके बाद पानी वहां चला गया, आई विल बी टेलिंग ए लाई। तो अगर मुझे सच बोलना है तो जो मेरा आज का सच है वो मुझे लोगों तक पहुंचाना है, पाठकों तक पहुंचाना है। बहुत और जब मेरे खूबसूरत है। पाठक उससे जुड़ेंगे बिल्कुल। तो हिंदी साहित्य आगे बढ़ेगा। सर, लगातार जुड़े हैं जो लोग, उनका एक बार मैं आपसे संपर्क करा दूं। मधु मेहता जी लगातार जुड़ी हैं, विशाल यादव जी लगातार जुड़े हैं, कई प्रश्न उन्होंने अपने किए। हीरा जी लगातार जुड़े हैं, कुसुम गोस्वामी जी लगातार जुड़ी हैं, हर बात में आपकी सहमति दर्ज कर रही हैं। बहुत सहमत हैं लोग आपसे, बहुत खुश हैं आपको सामने पाकर, आपको सुनकर। सभी बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं। समय मेरी की तरफ से व्यवस्था नमस्कार। मेरी समय तरफ की से सबको व्यवस्था के चलते सर मैं अंतिम पंक्तियां, क्योंकि शायद 1 घंटा होने को है लगभग, तो मैं अंतिम पंक्तियां रखूंगी आपकी ही लिखी हुई, और उनपे आपके संक्षिप्त में विचार जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने बहुत खूबसूरत लिखा है और मुझे भीतर तक छुआ वो। मुझे बाकियों का नहीं पता, मुझे लगता है हर पाठक के भीतर तक गया होगा कि बाजार में बिकती है, घर बार में पिसती है। बाजार में बिकती है, घर बार में पिसती है, दिन में उसे दुत्कारें, दिन में उसे बस दुत्कारें, बस रात को पाना है। औरत को जमाने ने बस जिस्म ही जाना है, क्या दर्द है उसके दिल का कोई नहीं जाना है। औरत को जमाने ने बस जिस्म ही जाना है। सर, इसमें कुछ शब्दों में अगर आप कहना चाहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत खूबसूरत आपने लिखा है, हालांकि ये मैं अकेली तारीफ करता नहीं होंगी, बहुत लोगों से सुना होगा आपने। मेरे बारे में ये कहा जाता है कि तेजेंद्र नारियों के मन को अपनी कहानियों में अच्छी तरह पेश कर पाते हैं। मैं बहुत किस्मत वाला था, मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी। उसने मुझे जिंदगी में वो सब कुछ दिया जो कोई भी पुरुष एक्सपेक्ट कर सकता है। वो 17 साल मेरे साथ रही और उसने मेरी पहली 25 कहानियां करेक्ट की, क्योंकि वो पीएचडी हिंदी में कर रही थी। तो जब आप एक ऐसी औरत के साथ रहते हैं जो अच्छाइयों का भंडार है, तो वो आपको बदल देती है। आप उस तरह के हार्डकोर पुरुष नहीं रह पाते हैं जैसे कुछ लोग होते हैं। अच्छा, लेखक तो वैसे भी संवेदनशील होता है। तो इंदु के साथ ने मेरी सोच को इतना परिष्कृत किया कि मैं नारी बन के सोच पाया, नारी के दर्द को समझ पाया। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अगर दुनिया में कोई भगवान है तो उसे औरत होना चाहिए, क्योंकि भगवान की जितनी विशेषताएं हैं वो सब एक औरत में मिलती हैं, पुरुष में नहीं मिलती। तो ये मेरे जीवन का निचोड़ है। तो मुझे आप सबसे बातें करके अच्छा लगा। आप मुझे सर, उम्मीद है, सॉरी, हाँ आप बोलो। सर बहुत भावुक कर दी हैं आपके इन शब्दों ने मुझे, मैं बता नहीं सकती फिलहाल मेरे भीतर क्या चल रहा है। बहुत सौभाग्यशाली होंगी वो देवी मैडम जो सिर्फ 17 साल आपको देकर जीवन पर्यंत आपको मतलब इतना खूबसूरत कर गई भीतर से, और ये आपकी बहुत महानता है। इंसान मुझे जहां तक, जिस युग में हम जी रहे हैं, लोगों का प्रयोग करके 10 मिनट में भूल जाते हैं कि कौन था, कैसा था। आज आप 17 साल बस रही वो आपके साथ, और आज आप उन्हें इस रूप में याद करते हैं, अपनी सफलता का सारा श्रेय उन्हें देते हैं, अपने लेखन का सारा श्रेय उन्हें देते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे सामने हैं। बस यही बहुत शब्द शुक्रिया, होंगे मेरे। इतनी पवित्रता आपके मन में है, इतनी सादगी आपके भीतर है।
सर मैं कहूंगी मैं सीख रही हूँ तो तुच्छ शब्द होंगे, ये शायद ओछे शब्द होंगे, क्योंकि मेरी उम्र और मेरा तजुर्बा तो कुछ नहीं है आपके सामने। कहना चाहिए एक वृहद रेखा है और उसके सामने एक बिंदु है, तो वो बिंदु मैं हूँ। देखो, एक बात याद रखो, मुझे मेरे जाने के बाद आप लोग ही जिंदा रखोगे। इसलिए मैं ये मानता हूं कि युवा पीढ़ी जिस लेखक से जुड़ जाती है वो लेखक कभी नहीं मरता। और तुमने कभी नहीं सुना होगा लेट मिस्टर शेक्सपियर या स्वर्गीय प्रेमचंद या स्वर्गीय निराला। लेखक ना तो कभी बूढ़ा होता है और ना कभी मरता है। लेखक हमेशा अपनी युवा पीढ़ी के दिल में जिंदा रहता है, और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग भी मुझे मरने नहीं दोगे। बहुत खुशी हुई तुमसे बात कर, बहुत बहुत खुशी हुई। धन्यवाद आपके सारे सुनने वालों को, और जो भी नाम आपने लिए, मधु जी का और बाकी लोग जितने, कुसुम जी का और विशाल, उन सबको मेरा धन्यवाद कि उन्होंने सुना। और मुझे उम्मीद है कि वो जरूर बाद में भी मेरे साथ संपर्क में रहेंगे, और कभी किसी को कोई और सवाल पूछना हो तो मेरी तरफ से स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद सर सभी लोगों पर बनाए रखें। नमस्कार बोल रही हैं कुसुम जी, आपको लगातार जुड़ी हुई हैं पिछले 1 घंटे से। बहुत अच्छा ये भी लिखती हैं, लेकिन हम सभी के लिए प्रेरणा आप हैं, क्योंकि आपका जो लेखन है उसके सामने मैंने कहा हम बिंदु हैं, तो प्रेरणा आप हैं सर। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार, साधुवाद आपको। अपना प्रेम आशीर्वाद बनाए रखें, और भूलने का सर सवाल नहीं उठता, यादों से ही नहीं हटेंगे आप। बहुत खूबसूरत विचार, जिस औरत का विचार था वो मेरे भीतर तक गया, अंदर तक छू गया, तो भूलने का सवाल नहीं उठता सर। चलो, बहुत अच्छा है, थैंक यू। और ऐसे ही फिर कभी दोबारा बैठेंगे, फिर बातें करेंगे। और तुम्हारी दादी जी की तबीयत के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो जल्दी से ठीक हो, और तुम उनकी देखभाल करो जाके, और हमें बताओ कि वो ठीक हो गई। ब्लेस यू। बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार सर, प्रणाम सर।